देखिए दोस्तों, जिनका भी इस बार मेंस का एग्जाम है वो आज की क्लास को पूरा जरूर देखना, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक से आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 में प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न आपको दिख जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसे फैक्ट भी बताऊंगा जो कि यूपी के संदर्भ में बहुत स्पेसिफिक होंगे, ताकि आप पेपर 5 पेपर 6 में भी इसका यूज वहां पर कर पाओ। जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस मेंस करंट अफेयर्स के सीरीज में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ध्यान देना क्या है? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के 20 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ध्यान होगा, वर्ष 2005 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से, और आज आपका चल रहा है वर्ष 2025। तो चूंकि 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, संभव है कि इसकी उपलब्धि पर, इसके चैलेंजेस पर आपसे प्रश्न पूछा जाए। और प्रश्न केवल जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 4 में नहीं आएगा। संभव है कि इस टॉपिक पर प्रश्न आपसे एसए का जो आपका सेक्शन सी है, ध्यान दीजिएगा, जो खंड ग है, जहां पर गवर्नमेंट की किसी स्कीम, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी पर प्रश्न पूछा जाता है, संभव है कि वहां पर आपसे इस टॉपिक पर प्रश्न पूछ दिया जाए। तो इस टॉपिक को बहुत सीरियसली तैयार करना है, ध्यान देना आप लोग। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये टॉपिक आप लोग प्रिपेयर करके जाना। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इस टॉपिक के लिए होमवर्क दिया था, आप में से कुछ लोगों ने इस पर एफर्ट किया, कुछ लोगों ने काम किया था। तो अब इस क्लास को पूरा देख करके आप उसमें कुछ वैल्यू इनरिचमेंट कर सकते हो। देखो भाई, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं तो इस टॉपिक से आपको हर साल एक प्रश्न देखने को तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। प्रश्न पूछा गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज फोर्स्ड सिविल सर्वेंट्स टू कम आउट ऑफ स्टील फ्रेम एंड सर्व पीपल सिंसियरली। सूचना के अधिकार अधिनियम ने लोक सेवकों को, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको स्टील फ्रेम के बाहर आकर के निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करने के लिए बाध्य किया है। ये एक स्टेटमेंट दिया गया और आपसे कहा गया कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो। और क्या प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया कि डिस्कस द रोल ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार की भूमिका की विवेचना करिए। ध्यान देना, ये पेपर आपके 4 में पूछा गया, एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में पूछा गया है। तो जीएस पेपर 2 हो या फिर जीएस पेपर 4 हो, दोनों में ही इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। और प्रश्न देखो भाई, क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, पिछले 6 सालों का मैं जिक्र बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा करें। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहां पर ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनर्परिभाषित करता है। डिस्कस करें। ये 4 ऐसे प्रीवियस ईयर में आपको प्रश्न दिख जाएंगे पिछले 6 सालों में, जिसमें डायरेक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पर प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा 2 से 3 प्रश्न मुझे और ऐसे दिखे जो कि पारदर्शिता या फिर ट्रांसपेरेंसी पर थे। तो जब भी ट्रांसपेरेंसी की हम बात करेंगे तो भारत में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो आरटीआई के माध्यम से आया। तो आरटीआई का जिक्र वहां पर करना बनता है। तो लगभग लगभग हर साल इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा ही गया है। और इस बार 2024 के मेंस में तो आपके सामने सबसे बड़ा एक टॉपिक ये है कि भाई इसके 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो क्यों नहीं इस टॉपिक पर प्रश्न पूछा जाए। आपके सिलेबस में भी देखोगे तो सिलेबस में राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, एक टॉपिक के तौर पर शामिल किया गया है। इसलिए आज की क्लास को बहुत ध्यान से करिएगा। देखो, इस क्लास को करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन को फ्रेम किया। मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दे दूंगा, जिसका आंसर आप लोग लिख करके सबमिट करोगे, और उसके बाद मैं आज की क्लास को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को भारतीय शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की आधारशिला के रूप में सराहा जाता है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण संस्थागत और प्रक्रियात्मक चुनौतियां हैं। ध्यान देना, प्रश्न देखने में टफ लग रहा है लेकिन प्रश्न बहुत ईजी है। और सबसे बड़ी बात है कि सेम पैटर्न पर आपको प्रीवियस में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। भाई स्टेटमेंट्स दिए गए, यहां पर भी आप देखो क्या दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आपसे क्या कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी और इस राइट की आप महत्व पर चर्चा करें। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट आपको दे दिया गया और इस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने को आपसे कह दिया गया है। तो इसी पैटर्न पर मैंने थोड़े से एक टफ क्वेश्चन को फ्रेम किया आप लोगों के लिए। प्रश्न बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है कि आरटीआई एक्ट 2005 हैज बीन हेल्ड एज अ
cornerstone of the transparency and the accountability in the Indian governance. However, its implementation faces significant institutional, संस्थागत और प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल चैलेंजेस। एक कथन हो गया। अब प्रश्न यहां पर स्टार्ट हो रहा है। देखो, कभी भी आपसे स्टेटमेंट के बाद जब प्रश्न पूछा जाए तो परेशान मत हो। स्टेटमेंट केवल आपको एक नया ज्ञान देने के लिए, जिसके बारे में आप ऑलरेडी परिचित होगे। उसके बाद असली प्रश्न की शुरुआत उसके बाद होती है। प्रश्न क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपसे यहां पर कह रहा है, इसके मद्देनजर मतलब इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आरटीआई एक्ट के प्रभावी कामकाज में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो प्रश्न की पहली डिमांड क्या है? प्रश्न की पहली डिमांड यह है कि क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है किस चीज का? द की इश्यूज, जो मुख्य चुनौतियां हैं किस संदर्भ में? हिंडरिंग द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द आरटीआई एक्ट। तो क्वेश्चन की पहली डिमांड तो बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन की पहली डिमांड क्या है कि आपको उन चुनौतियों के बारे में आलोचनात्मक चर्चा करनी है जो आरटीआई एक्ट के प्रभावी इंप्लीमेंटेशन को बाधित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की सेकंड डिमांड यहां पर समझो क्या है, एंड सजेस्ट एडिशनल मेजर्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जो कि सुशासन के साधन के रूप में, मतलब किसके रूप में? अ टूल फॉर द गुड गवर्नेंस, जो इसकी प्रभावशीलता है, ठीक है, उसको ये सुनिश्चित करे। तो आप कुछ ऐसे उपाय भी बताओ जिसके माध्यम से हम आरटीआई एक्ट का बहुत अच्छे प्रकार से इंप्लीमेंटेशन कर पाए। तो क्वेश्चन की दो डिमांड है, ध्यान समझिएगा आप लोग। दो डिमांड में पहली डिमांड क्या है? आपको बताने हैं चैलेंजेस, ठीक है, और चैलेंजेस का क्या करना है आप लोगों को? क्रिटिकली एनालाइज करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन की सेकंड डिमांड यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप कुछ सजेशन बताइए जिसके माध्यम से हम इस संदर्भ में जो चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को दूर करते हुए कुछ उपाय यहां पर सुझा पाए। तो इतने बड़े प्रश्न की जो डिमांड है, सबसे पहले वो डिमांड समझो क्वेश्चन ही क्या थी। बहुत क्लियर, बहुत स्पेसिफिक, बहुत सिंपल सी डिमांड थी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि आरटीआई एक्ट के 20 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आप इसके प्रभाव और इसकी चुनौतियों पर विचार करें। इसके संदर्भ में जो सबसे एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का केस रहा है, उस केस को ध्यान दीजिएगा। केस क्या था? राजनारायण वर्सेस यूपी गवर्नमेंट, 1975 का केस। ये केस आप लोगों को याद होगा, बहुत फेमस केस रहा है। राजनारायण जी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ उस समय चुनाव लड़े थे और 1971 में जो इलेक्शन हुआ था, और इंदिरा गांधी जी पर ऐसा आरोप लगाया गया था कि उस चुनाव में उन्होंने सरकारी संपत्तियों का, सरकारी रिसोर्सेज का मिस यूज किया हुआ है। उस संदर्भ में 1975 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक केस चल रहा था, राजनारायण वर्सेस यूपी गवर्नमेंट केस, ठीक है। और उस केस के अंतर्गत डिसीजन ये आता है कि इंदिरा गांधी जी जो वो चुनाव लड़ी थी, उस चुनाव मतलब इलीगल था, उनके पद को वहां पर खारिज कर दिया गया था उस टाइम पर। और उसी के बाद जस्ट क्या होता है कि इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये जो अधिनियम, जो ये केस था ना, राजनारायण वर्सेस यूपी गवर्नमेंट 1975 बाद, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के तहत, ध्यान दीजिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर शामिल किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना, आपको अपने आंसर में ऐसे पॉइंट्स को कोट करना पड़ेगा, अपने आंसर में ऐसे पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखो भाई, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस आरटीआई एक्ट का, राइट टू इंफॉर्मेशन का, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व रहा है। देखो भाई, कुछ महत्व मैं आपको बता दे रहा हूं। जब आपसे, जैसे कि ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न में आपसे सिग्निफिकेंस बिल्कुल नहीं पूछा गया था, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई सर मैं कुछ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहां पर बता दूं एग्जामिनर को, तो आप इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना सकते हो। देखो, बहुत सारे लोग अभी भी फ्लो चार्ट बनाने में हाथ, मतलब उनकी हाथ चल नहीं रहा है फ्लो चार्ट बनाने में। आपको बनाना सीखना पड़ेगा। जहां पर क्वेश्चन की डिमांड नहीं है लेकिन आपके मन में कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स है, तो आप इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना सकते हो। बहुत ईजी है, सिंपल तौर पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट वहां पर मेंशन कर सकते हो। जैसे कि हमने क्या बताया सिग्निफिकेंस में, पहला पॉइंट बताया कि ये नागरिकों को सशक्त करता है, इंपावरमेंट ऑफ सिटीजन करता है। और क्या करता है? ये ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, जिसके माध्यम से हम गुड गवर्नेंस, जो सुशासन है, उसको हम स्टेब्लिश कर पाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। जितनी भी सरकार की नीतियां और योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका इफेक्टिव मतलब प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है कौन? आरटीआई। एग्जाम्पल दे रहा है यहां पर, फॉर एग्जाम्पल
इसने क्या किया कि मनरेगा के अंतर्गत बहुत सारी जो अनियमितताएं थी उसको आरटीआई के माध्यम से फाइंड आउट किया गया। राजस्थान में केस हुआ था, ठीक है, और उसके बाद ही मनरेगा के अंतर्गत बहुत सारे सुधार किए गए, ठीक है। वरना पहले क्या हो रहा था कि मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूर काम कर रहे उनको पैसे मिल ही नहीं रहे थे, सब पैसे बीच में बिचौलिया हड़प ले रहे थे। तो आरटीआई के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत राजस्थान में होने वाली अनियमितताओं को फाइंड आउट किया गया और उन पर लगाम लगाई गई, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इससे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो रहा है गवर्नमेंट की किसी वेलफेयर स्कीम का। आरटीआई के माध्यम से हम सरकार की या फिर जो ऑफिशियल्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करते हैं, उनकी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ये करप्शन को एक्सपोज करता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो कॉमनवेल्थ गेम का जो करप्शन है वो आरटीआई के माध्यम से एक्सपोज हुआ था। आप यहां पर और कुछ पॉइंट देखो, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ अपार्टमेंट्स इन द आदर्श हाउसिंग सोसाइटी। मुंबई में बहुत सारे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के अंतर्गत बहुत सारे इलीगल अलॉटमेंट किए गए थे। उसका उसको कैसे पता चला, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से उस संदर्भ में जब जानकारी मांगी गई तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकल करके सामने आई। तो ध्यान दीजिएगा, आरटीआई का सिग्निफिकेंस हम एग्जाम्पल के साथ भी कोट कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आपको बता दिए, एक तो कॉमनवेल्थ का बता दिया, एक आपको आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का बता दिया, एक आपको मनरेगा में जो अनियमितताएं थी उसके बारे में बता दिया। तो आपसे जब भी आरटीआई का सिग्निफिकेंस पूछा जाए ये सारे पॉइंट्स कोट करने पड़ेंगे। इंपॉवरमेंट ऑफ सिटीजन में बताओ कि राजनारायण वर्सेस यूपी गवर्नमेंट केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट माना है। मतलब क्या हो रहा है, लोगों के अधिकार यहां पर सख्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी यहां पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कोट कर सकते हो। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करें उस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। लेकिन भाई जरूरी थोड़ी कि यही प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। हो सकता है कि आपसे जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे वहां पर इसके संदर्भ में सिग्निफिकेंस ही पूछ लिया, इसका महत्व ही पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भाई पिछले 20 वर्षों में आरटीआई कितना प्रभावी रहा, आप बताइए। तो प्रभावी में आपकी 3-4 एग्जांपल देकर के कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट ने केस कोट करके अपने आंसर को बता सकते हो। बात क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को? आई होप की चीजें समझ में आ रही हो। देखो, आंसर राइटिंग की पूरी सीरीज चाहे करंट अफेयर्स को लेकर के हो, चाहे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा हो, उसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। जो हमने मेंस 2024 के लिए एक अलग सेपरेट ग्रुप बनाया है जहां पर हम केवल हम उन स्टूडेंट्स को रखे हुए हैं जो केवल इस बार मेंस दे रहे हैं, और वो फ्री इनिशिएटिव है, बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। उसके अंतर्गत लगभग 1000 स्टूडेंट्स हैं जो इस बार मेंस दे रहे हैं, ठीक है। आप सब लोग वहां पर जुड़ो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो एक बार, वहां पर जुड़ो। वहां पर मैं डेली आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहा हूँ, डेली आप लोगों को टारगेट्स दे रहा हूँ, ऐसे लिखने को दे रहा हूँ। उसको आप लोग लिखो, आपस में एक हेल्दी कंपटीशन करो, और पैरेलली जो ये डिस्कशन चल रही है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो एक काम तो आप लोग का ये हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ आरटीआई आप समझ गए। अब समझो भाई और क्या है। प्रश्न ये था कि इसके संदर्भ में जो चैलेंजेस है, अच्छा चैलेंजेस वैसे 2 प्रकार से पूछे थे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पर मैं फिर से आता हूं, क्वेश्चन थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जो चैलेंजेस ने पूछा था, क्या पूछा था कि देखिए स्टेटमेंट था ना कि हालांकि इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूशनल एंड प्रक्रियात्मक मतलब प्रोसीजरल चैलेंजेस हैं, तो हमको इन 2 चैलेंजेस पर फोकस यहां पर करना है, ठीक है, कि कौन कौन से चुनौतियां संस्थागत और कौन कौन सी चुनौतियां प्रक्रियात्मक है। इन दोनों के बारे में हमको कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पर कोट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जब हम चैलेंजेस बता रहे हैं तो मैंने अपने पूरे चैलेंजेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, कार्यात्मक समस्याएं, फंक्शनल इश्यूज, ठीक। सेकंड अगर आप देखोगे तो संरचनात्मक समस्या मतलब स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस यहां पर क्या है। प्रक्रियात्मक समस्या मतलब प्रोसीजरल चैलेंजेस, यहां पर प्रोसीजरल इश्यूज क्या है वो। तो 3 प्रकार की समस्याओं को मैंने कोट किया है। अब इसके अंतर्गत जो सब पॉइंट्स है उन पर फोकस करिए आप लोग। जो मैं फंक्शनल इश्यूज की बात कर रहा हूं इसके संदर्भ में मैंने कुछ आंकड़े लिए हैं। आंकड़े मैंने लिए कहां से हैं, तो एक संगठन है सतर्क नागरिक संगठन, अ सिटीजन ग्रुप वर्किंग टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। एक एनजीओ टाइप का संगठन है। इसने पिछले वर्ष 2023-24 के संदर्भ में आरटीआई को लेकर के अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी। मैंने आज की इस क्लास में जो भी आंकड़े लिए हैं मैंने इस सतर्क नागरिक संगठन के इस रिपोर्ट से आंकड़े लिए हैं। आप भी इस रिपोर्ट को बिल्कुल कोट कर सकते हो। यही कोट करना कि सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार ये पॉइंट्स है, ठीक है। अब आंकड़े क्या, ध्यान दीजिएगा। फंक्शनल इश्यूज की अगर बात करते हैं, अगर हम कार्यात्मक समस्याओं की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूरे भारत में चाहे केंद्रीय सूचना आयोग मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो, दोनों में ही बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल ध्यान दीजिएगा आप लोग।
क्या कह रहा है कि दोनों ही जगह पर जो पदों की रिक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा है, मतलब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि हम इस संदर्भ में एक अच्छा काम कर पाए। सेकंड क्या, धन की कमी है, फंडिंग नहीं यहां पर दी जा रही है प्रकार से, पॉलिटिकल प्रेशर लगातार बना हुआ है, ठीक है। इन तीनों के कारण से क्या हो रहा है कि ये जो आयोग है एक प्रकार से इनएक्टिव मोड में चल रहा है, ठीक है। एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट, सतर्क नागरिक संगठन की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कहती है कि जुलाई 2023 से जून 2024 के मध्य, अगर आप ये जुलाई जून नहीं भी लिखते तो आप ये लिख सकते हो सिंपल से कि पिछले एक साल में 29 में से 29 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है 29 में से 7 सूचना आयोग निष्क्रिय थे, ध्यान रखना इनएक्टिव थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त ही नहीं था, खाली पड़ा हुआ था पोस्ट। ये रिपोर्ट ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, मैं आंकड़े दे रहा हूं, आंकड़े यूज करो। सारे आंकड़े नहीं याद हो सकते तो एटलीस्ट कुछ कुछ आंकड़े याद करो। क्या आंकड़े याद कर सकते हैं भाई, कि 29 में से 7 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्या थी, निष्क्रिय पड़े हुए थे, इनएक्टिव मोड में थे। रिपोर्ट कौन सी है, सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट है। क्या कह रहा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जहां पर टोटल 11 सदस्य होने चाहिए थे, वहां पर केवल 3 सदस्यों के साथ वो पूरा संगठन काम कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स नहीं, काम क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, फिर केस पेंडिंग चलेंगे, जो सूचनाएं मांगी जाएंगी वो हमको 30 दिन और 90 दिन का जो क्राइटेरिया वो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत हमको इन्फॉर्मेशन। समस्या समझ रहे हो आप लोग ना। तो पहली समस्या क्या है फंक्शनल इश्यूज के अंतर्गत, कि हमारे पास निष्क्रिय आयोग है, इनएक्टिव कमीशन से, और बहुत सारी वैकेंसीज यहां पर खाली पड़ी हुई है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, एक्सेसिव डिले, बहुत ज्यादा देरी हो रही भाई, जब लोग रहेंगे नहीं तो देरी तो होगी ही होगी। 14 आयोग ऐसे हैं, 14 ऐसे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से जिनको किसी एक मामले के निपटारे, मतलब एवरेज बात कर रहा है, एवरेज एक मामले के निपटान में 1 साल या उससे अधिक का समय लग रहा है। मैं यूपी गवर्नमेंट के बाद बताऊंगा, यूपी गवर्नमेंट के आंकड़े यहां पर थोड़ा सा क्लियर है, अगर आप ध्यान दोगे तो यूपी गवर्नमेंट लगभग लगभग 9 महीने के अंदर, ठीक है, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर यूपी गवर्नमेंट का आंकड़ा मुझे मिल जाए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। हाँ, ये यूपी गवर्नमेंट के संदर्भ में मैंने कुछ स्पेसिफिक, जो आपका उत्तर प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक आंकड़े ध्यान दीजिएगा आप लोग। आंकड़ा क्या कहता है कि एस्टिमेटेड टाइम फॉर डिस्पोजल, कि मतलब अगर अभी कोई आरटीआई दाखिल की जाए तो लगभग 9 महीने का समय लगेगा उसके पूरे निपटान में। 9 महीना, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। जबकि इसके अलावा पूरे भारत में लगभग 14 ऐसे आयोग हैं जहां पर किसी एक मामले के निपटारे में 1 साल या उससे अधिक का समय लगेगा, ठीक है। बैकलॉग देखिए भाई, कह रहा है कि जून 2024 तक 29 आयोगों में लगभग 4 लाख से अधिक अपीलें या फिर शिकायतें लंबित थी। बहुत सारे जो आप लोगों ने आंसर राइटिंग लिखकर सबमिट किया था, बहुत सारे लोगों ने इस रिपोर्ट को कोट किया था और 4 लाख से अधिक का आंकड़ा दिया था, लेकिन सोर्स मेंशन नहीं किया था। मेरे भाई, सोर्स मेंशन करो, सोर्स मेंशन करने से आपका आंसर क्या होता है, एक इफेक्टिव आंसर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लगता है कि हाँ यार, इस स्टूडेंट ने केवल रैंडम फैक्ट्स नहीं डाले हैं, इसने कुछ कुछ रिपोर्ट्स को भी कोट किया, ठीक है। तो आप बताओ कि सतर्क नागरिक संगठन के अनुसार पिछले 1 वर्षों में लगभग 4 लाख से अधिक अपीलें या फिर शिकायतें लंबित हैं, पेंडिंग चल रही हैं, ठीक है। और समझो भाई, मैं अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करूं तो 2023-24 में 42% ऐसे अपीलें थी जिनको बिना सुनवाई के वापस कर दिया गया, किसके द्वारा, केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप ये कोट कर सकते हो कि प्रशासनिक जो निष्ठुरता है ना वो ये है कि भाई 42% केस सुने ही नहीं गए और उनको वापस कर दिया गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा। सिंपल सी बात है भाई, 11 में से 9 लोग काम कर रहे होंगे तो दिक्कत तो होनी ही है, ठीक है। और जेंडर इंबैलेंस पूरे आयोग में हमको देखने को मिलता है, कैसे समझिएगा। 2005 से अभी तक केवल 9% इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो रही हैं वो महिलाएं रही हैं। अगर मैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करूं तो ये आंकड़ा घट करके 5% पर आ जाता है। मतलब कि लगभग, अगर आप ध्यान दोगे, आप ऐसे बना सकते हो कि लगभग 9% महिलाएं क्या रही हैं। ये महिलाओं का पार्टिसिपेशन है किसमें, इंफॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत जो आंकड़ा है, केवल 9% महिलाओं का कंट्रीब्यूशन यहां पर रहा है, ठीक है। तो लैंगिक असंतुलन भी यहाँ पर क्या है, एक प्रक्रियात्मक समस्या है, एक स्ट्रक्चरल इश्यूज है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस बात को यहाँ पर कोट कर सकते हो, ठीक है। कुछ यहाँ पर आप आंकड़े देखना चाहते हो, देख सकते हो कि भाई कितने अपील्स
नंबर ऑफ अपील्स एंड कंप्लेंट्स रिटर्न, कितने अपील और कंप्लेन ऐसे हैं जो कि विभिन्न आयोगों के द्वारा रिटर्न किए गए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने लगभग 10,000 केस को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया है। ये एक आंकड़ा है, ये आंकड़ा किसका है, सतर्क नागरिक संगठन का, ठीक है। और समझो भाई, स्ट्रक्चरल इश्यूज के अंतर्गत कुछ बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता के नाम पर, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एंड सिक्रेसी के नाम पर बहुत सारी चीजें अस्पष्ट हैं। मतलब किसको राष्ट्रीय सुरक्षा माना जा रहा है, किसको गोपनीयता माना जा रहा है, ये श्योर ही नहीं है। आप आयोग में एक अपील दायर करते हो, ऑब्वियसली एग्जाम वाले आयोग में, मैं यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ, यूपीपीसी की बात कर रहा हूँ। कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारा है, हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कैसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बच्चों का अधिकार है, बच्चों के संदर्भ में सारी बातचीत हो रही है। ट्रांसपेरेंसी तो आपको सामने से मेंटेन करनी चाहिए, कट ऑफ आपको बताने चाहिए। अभी बच्चे इतना इतना परेशान इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के कि सर मेरे नंबर ज्यादा आ रहे थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे से जो मेरा दोस्त था ओएमआर मैच करा रहे हैं, अपना ओएमआर की फोटो कॉपी भेज रहे हैं, सर ये देखिए आप मैच करा लो खुद इससे, मेरा 84 सही हो रहा है, मेरा 85 सही हो रहा है, मेरा 83 सही हो रहे हैं, और फिर भी मेरा नहीं हो रहा है। तो क्यों, एटलीस्ट आयोग को कट ऑफ तो बताना चाहिए ना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता जैसे टॉपिक्स पर बहुत सारी चीजें अनडिफाइंड है, जिसका फायदा ऑफिशियल्स उठाते हैं, ठीक है। और देखो भाई, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के माध्यम से क्या किया गया कि पर्सनल डाटा को आरटीआई से छूट प्रदान कर दी गई, ठीक है। ये एक हद तक सही है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को क्या करता है, ये सीमित करता है, ठीक है, जिससे सरकारी जवाबदेही क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आप दो बातें कोट करोगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चीजें बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है। सेकंड, कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में जो पर्सनल डाटा का कॉन्सेप्ट है, उसने आरटीआई की मतलब आरटीआई की इफेक्टिवनेस को सीमित किया है। और समझो, पब्लिक अथॉरिटी, देखो आरटीआई पब्लिक अथॉरिटीज पर लागू होता है। पब्लिक अथॉरिटी किसको माना जा रहा है ना, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। एग्जांपल देखो, पीएम केयर फंड, भाई जहां पर पूरे देश के नागरिक पैसा जमा कर रहे थे लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, कोविड के टाइम पर, उस पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया। कारण ही नहीं समझ में आता है क्यों। भाई वो तो आरटीआई के अंतर्गत आनी चाहिए ना, सार्वजनिक प्राधिकरण उसको घोषित करना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ऐसी जो समस्याएं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, आप इनको भी कोट करोगे विद एग्जाम्पल। कुछ यूपी गवर्नमेंट के संदर्भ में आंकड़े देखो, क्या कह रहा है कि द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ यूपी बिकम डिफंक्ट, मतलब क्या हो रहा है, ऑन फरवरी 25 2024 व्हेन ऑल, देखो उत्तर प्रदेश में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो पिछले एक साल 16 दिन तक क्या रहा है, अनफंक्शनल रहा है, नॉन फंक्शनल रहा है। क्यों रहा है भाई, क्योंकि न तो उस समय में कोई भी अधिकारी काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 6 लोग थे, वो 6 लोग जब वहां पर क्या होता है, रिटायर होते हैं, ठीक है, जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद 16 दिन तक उस कार्यालय में, उस ऑफिस में कोई व्यक्ति नहीं था। कितनी बड़ी क्राइसिस यहाँ पर है, ठीक है। तो यूपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया। और क्या बताया गया है, एक बहुत अच्छा पॉइंट भी है कि पूरे देश भर में सबसे अधिक केस आते कहां पर हैं, तो आते हैं महाराष्ट्र में आरटीआई को लेकर के, ठीक है। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 आरटीआई पिछले वर्ष दाखिल की गई थी, ठीक है, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें कितने आरटीआई डिस्पोज किया गया, तो महाराष्ट्र फिर से नंबर 1 पर है, डिस्पोज करने के मामले में भी, निपटान करने के मामले में भी, और उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आरटीआई का दाखिल होना भी ज्यादा है और उसका निपटान भी ज्यादा है, सेकंड नंबर पर दोनों में ये शामिल है। आप इस बात को भी कोट अपने आंसर में कर सकते हो। ध्यान रखना, हम चाहे जीएस पेपर 2 भी क्यों ना लिख रहे हो, लेकिन अगर हम यूपी के संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक फैक्ट मेंशन करेंगे तो अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई यार इसने यूपी के संदर्भ में भी कुछ फैक्ट तैयार किए। सारे फैक्ट यूपी के संदर्भ में मत डाल देना, लेकिन एक दो फैक्ट, जैसे आप ये बता रहे हो भाई कि आयोग निष्क्रिय है बहुत सारी जगहों पर, अब बताओ कि उत्तर प्रदेश में 16 दिन तक आयोग निष्क्रिय रहा है, आपके पास आंकड़ा है, आपके पास एक फैक्ट यहाँ पर है, फैक्ट को मेंशन करो, ठीक है। और समझिए, प्रोसीजरल इशू समझिए इस संदर्भ में क्या है, समस्याएं भाई। तो ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस तो हमने देखा ही देखा, हमने क्या देखा कि लगभग 42% जो केसेस है बिना सुनवाई के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा वापस कर दिया गया, ठीक है, राइट हैंड, ठीक है। आरटीआई एक्टिविस्ट इन डेंजर, सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर आप आरटीआई मांगते हो तो आपकी जान पर भी खतरा हो सकता है। एग्जाम्पल यहां पर दे रहा है कि वर्ष 2006 से अभी तक के मामले में लगभग लगभग 99 हत्याएं हुई हैं, 99 प्लस मर्डर्स हुए हैं। जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, जो आरटीआई कार्यकर्ता थे, उनके 99 प्लस हत्याएं हो चुकी, सबसे बड़ा चैलेंज।
विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2014 में आया था वो लागू भी नहीं हो पाया अभी तक। एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये भी है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से एटलीस्ट ये रहता है कि अगर आप अपने विसल ब्लोअर कौन होते हैं? जो विसल बजाते हैं, सीटी बजाते हैं। सीटी के संदर्भ में कि भाई इस संस्थान में कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए था, बहुत चर्चा हुई थी इस पर, लेकिन ये बहुत अच्छे प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कारण और परिणाम आप दोनों देख रहे हो। परिणाम क्या है? लगभग 99+ हत्याएं यहाँ पर की गई। ठीक है, आरटीआई एक्टिविस्ट पिछले 2006 जब से ये अधिनियम लागू हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े को आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और देखिए अनुपालन की कमी है। क्या कमी है भाई? बहुत सारे राजनीतिक दलों को आरटीआई के अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए। ठीक है, राजनीतिक दलों में अपने लिए सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं किए। ये पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा करते हैं कि वो कोई सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यही सबसे बड़ी समस्या है। वो पब्लिक अथॉरिटीज हैं और इस बात को आप लोगों को समझना भी पड़ेगा। ठीक है, और देखो लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को अपने अधिकार के बारे में ही नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि आरटीआई किस प्रकार से दाखिल की जाती है। अगर अभी मैं आपसे बोल दूं कि भाई एक आरटीआई लगाना जरा इस संदर्भ में, आप में से बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। सर हमको तो पता ही नहीं आरटीआई लगाया कैसे जाता है। तो आरटीआई दाखिल करना एटलीस्ट आप लोग तो समझो। आरटीआई आपका एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो उसको यूज करना सीखिए आप। ठीक है, स्वायत्ता में कमी। क्यों स्वायत्ता में कमी है यहाँ पर? ठीक है, डिक्रीज ऑटोनॉमी। अभी आप देखोगे तो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, जिसके अंतर्गत जो सूचना आयुक्त थे सारे, उनके कार्यकाल, उनका टेन्योर, उनकी सैलरी पर सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण बढ़ा दिया गया था। ठीक है, जिससे उनकी क्या हो रही है, उनकी स्वतंत्रता बाध। अब देखो ना, अगर गवर्नमेंट के अंतर्गत डायरेक्टली काम कर रहे होंगे तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के संदर्भ में ही चीजें बहुत सारी चलेंगी वहां पर। ठीक है, जो पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा वही चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट होगी। तो स्वायत्ता में कमी इनकी हुई है क्योंकि केंद्र सरकार का नियंत्रण इनके ऊपर बढ़ गया है। इसके माध्यम से अभी रिसेंट में 2019 में एक एक्ट संशोधन लेकर के आया गया है। ध्यान रखना, ये संशोधन बेहद इंपॉर्टेंट है। इस संशोधन को भी आप लोगों को ध्यान रखना। अगर आरटीआई पर आपसे प्रश्न आता है तो आपको इस संशोधन, इस अमेंडमेंट को भी मेंशन करना पड़ेगा कि सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और उनके वेतन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया है। ठीक है, अब देखो बात यहीं पर नहीं है, बात कुछ सजेशन की भी है, क्योंकि आपसे प्रश्न में भी कुछ सॉल्यूशन पूछा गया। ठीक है, हम सॉल्यूशन दो प्रकार से बात करेंगे। एक बात करेंगे सॉल्यूशन की, जो मैं या फिर जो एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव में सॉल्यूशन दिया जा रहा है। दूसरा सॉल्यूशन हम बात करेंगे इसका सेकंड एआरसी रिपोर्ट का। ध्यान रखिएगा, सेकंड एआरसी रिपोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। और आज का जो आप लोगों का होमवर्क है, अगर मैं आप लोगों को होमवर्क आपका दिखा दूं, मैंने पहले ही आप लोगों के लिए होमवर्क मेंशन करके रखा था, मैं आप लोगों को ये काम दूंगा। काम आप लोगों का ये कि आप लोगों को सेकंड एआरसी रिपोर्ट के संदर्भ में कुछ कुछ पॉइंट, जो पॉइंट आपको ध्यान में है, जो पॉइंट आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है, उस पॉइंट को आपको इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि भाई आप सेकंड एआरसी रिपोर्ट के बारे में क्या जानते हैं, कैसे मेंस के आंसर में इसका इंप्लीमेंट किया सकता है, कौन से पॉइंट आपको पता है। इसका आंसर, इसका कमेंट आप सबका इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आना ही चाहिए। बहुत क्लियर समझो, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तभी मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा आप लोगों के साथ, नहीं तो मजा नहीं आएगा इस चीज को कंटिन्यू करने में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी मैं कुछ कुछ चीजें और बताऊंगा, मैं एथिक्स में कैसे यूज करना है, कौन से कोटेशंस यूज करना है, मैं सब समझाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशंस की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो भाई करना क्या चाहिए हमको कि आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो बदलाव किया गया, उन बदलाव को वापस से रीस्टोर किया जाए, इनकी ऑटोनॉमी को फिर से बहाल किया जाए, स्वायत्ता को फिर से बहाल किया जाए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है। दूसरा, जितने भी आयोग निष्क्रिय रूप में चल रहे हैं, वैकेंसीज उनकी बहुत ज्यादा खाली पड़ी हुई है, उन पर समय पर नियुक्ति की जाए। एक तो सबसे बड़ा अच्छा सजेशन यहाँ पर ये है। दूसरा क्या है कि जो ये छूट और कानूनों में संशोधन की बात है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखा जाए। देखो सेक्रेसी एक्ट 1923 जो है, उसको थोड़ा सा और डिफाइन करने की आवश्यकता कि भाई हम किसको किसको सेक्रेसी के अंतर्गत शामिल करते हैं, कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, बातों पर थोड़ा सा चीजें क्लियर किया जाए। प्लस गैर संवेदनशील डेटा प्रकटीकरण को अपने तरफ से खुद ही सुनिश्चित किया जाए कि भाई जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जो अगर कोई गैर संवेदनशील डेटा है, नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से, तो उसको खुद ही पब्लिक कर दो अपने साइट पर। भाई देख लो भाई कि हमारे ये आंकड़े हैं, आप इस आंकड़े को मैच करा सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी ऑफ आरटीआई वर्कर को सुनिश्चित किया जाए, विशल ब्लोअर एक्ट लेकर के आया जाए। ठीक है, जो भी शिकायतें जा रही हैं उन शिकायतों को गुमनाम रखने का प्रयास किया जाए। ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो पाती, नाम सबसे पहले बताना रहता है आपको अपना। ठीक है, कि आप किस नाम से आरटीआई दाखिल कर रहे हो। ठीक है, तो शिकायतों को गुमनाम रखा जाए। ठीक है, ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमला होता है तो उस हमले की तुरंत जांच या फिर सुनवाई करनी चाहिए। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक पॉइंट रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, जो कि बहुत इनोवेटिव पॉइंट्स है और जिसका आंसर आप लोग अपने यूज में
करना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अवेयरनेस एंड डिजिटल रिफॉर्म को हम कैसे यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर बताई जा रही है कि एआई ड्रिवन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एआई ड्रिवन आरटीआई पोर्टल विकसित करना, ठीक है। अभी देखो, अभी वो एक मैं देख रहा था कि एक्स मतलब जो ट्विटर है उसका एक आया है ग्रोक, ये एलन मस्क साहब ने ग्रोक करके निकाला है, ठीक है। अब ग्रोक क्या है, आप उसको किसी भाषा में किसी भी प्रकार से बात करो, वो आपको उसी भाषा में और उसी प्रकार से जवाब दे रहा है, ठीक है। अगर आप उसको उल्टा बोलोगे तो आपको भी उल्टा ही बोलेगा, वो सीधा नहीं बोलने वाला, तो ऐसा है। तो हम क्यों ना ऐसे ही किसी पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं जो एआई ड्रिवन पोर्टल्स हो, उसको ई आरटीआई पोर्टल के तौर में विकसित किया जाए ताकि निपटान ऑटोमेटिक वे में होना स्टार्ट हो जाए। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जरूरत यहाँ पर ये है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को जरूर कोट करना अपने आंसर में कि एआई ड्रिवन ई आरटीआई पोर्टल को विकसित करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्लस आरटीआई अवेयरनेस कैंप चलाया जाना चाहिए। तो जैसे सतर्क नागरिक संगठन जैसे जो संगठन है, इनके माध्यम से हमको, और भी बहुत सारे एनजीओज हैं, उनके माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संगठन है, उसके माध्यम से हमको इस संदर्भ में थोड़ा सा यहाँ पर काम करने की आवश्यकता और है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट अगर आप ध्यान दोगे तो सेकंड एआरसी की जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम क्या है पता है आप लोगों को? राइट टू इन्फॉर्मेशन, सुशासन की कुंजी, ठीक है, की टू द गुड गवर्नेंस, क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, और ये सेकंड एआरसी का पहला रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ कुछ बातें बताई गई। क्या बातें बताई गई भाई? कहा गया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की स्थापना किया जाए, ठीक है, ताकि हम इसका बहुत ही आरटीआई का बहुत ही प्रभावी तरीके से एक इफेक्टिव वे में इंप्लीमेंटेशन सुनिश्चित कर पाए, ठीक है। प्लस सेकंड क्या बोला गया है कि अवेयरनेस कैंपेन को स्टार्ट किया जाए, ठीक है, राज्य स्तर पर विश्वसनीय और गैर लाभकारी संगठनों, वही मैंने आपसे बोला ना कि एनजीओ की सहायता से, ठीक है, ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और एनजीओ कैसे? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपका एक संगठन हो गया, आपका सतर्क नागरिक संगठन हो गया, ठीक है, ऐसे संगठनों का प्रयोग करके हमको इस संदर्भ में काम करना चाहिए, ठीक है। और देखो, रिक्रूटिंग एडुकेट स्टाफ, ठीक है, सार्वजनिक प्राधिकरणों में आरटीआई के सुचारू संचालन के लिए हमको पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती सुनिश्चित करनी होगी। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन्स बाय द एक्सपर्ट, जितने भी विशेषज्ञ संदर्भ में हैं, जो सूचना विशेषज्ञ हैं, उनको जब सूचना मांगी जाए तो उससे पहले ही वो अपने पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रखे रहे, उनको भटकना ना पड़े बार बार, ठीक है, कि भाई ये आरटीआई यहाँ पर दाखिल होगी, ये आरटीआई वहां पर दाखिल होगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन ना रहे, क्लियर उसका निपटान यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा है कि सरकारी अधिकारियों को कठोर आरटीआई ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है, अभी लोग को जितने भी रिकॉर्ड्स उसका डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया जाए, और सूचना मांगने वालों की सुरक्षा, मतलब विसल ब्लोअर्स की जो सिक्योरिटी है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट की सिक्योरिटी है, उसको यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। ये सारे कुछ सजेशंस सेकंड एआरसी रिपोर्ट के अंतर्गत दिए गए। आपको सेकंड एआरसी रिपोर्ट की इन सारी बातों को कोट करना पड़ेगा मेरे भाई, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप जब इन सारी बातों को कोट करोगे तब जाकर के आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, तब जाके आपका आंसर बहुत इफेक्टिव और बहुत सुंदर दिखेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि मेंस की आंसर राइटिंग के लिए जितना पढ़ना जरूरी है, उससे ज्यादा प्रैक्टिस और उससे ज्यादा अदर प्रोस्पेक्टिव समझना जरूरी है, कि आप किसी क्वेश्चन को लेकर के दुनिया क्या सोच रही है, आप ये कैसे समझ पाओगे, उस पर फोकस करो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, मैंने यूपी गवर्नमेंट के संदर्भ में आपको कुछ आंकड़े दे दिए। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, जो हमारा प्रयास डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है, ठीक है, और इसका जो हमारा नया बैच है, एकदम कंप्लीटली नया बैच है। अभी तक आप अगर किसी भी बैच में प्रयास कर रहे होगे, उससे पूरा इतर हम 22 मार्च से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये बैच उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जिनका इस बार मेंस है। जिनका इस बार मेंस नहीं है, जो आगे आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अभी से अगर ऐसे प्रयास जैसे बैच से जुड़ करके काम करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका 2024 में मेंस हो या 2025 में आप देने वाले हो, दोनों ही इस प्रोग्राम से जरूर जुड़ो। मंथली इनिशिएटिव है, ठीक है, हम एक महीने में 50 टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये मंथली बैच चुनकी है, तो अगर आप ऐसे 3 बैच ज्वाइन कर लेते हो या 4 बैच ज्वाइन कर लेते हो, मानो आप 4 बैच ज्वाइन करते हो, ठीक है, 4 महीने अभी हमारे पास समय है, तो लगभग 200 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 200 टॉपिक का मतलब कितना हुआ कि सिलेबस का लगभग लगभग डबल, 107 टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसका डबल डबल पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो सिलेबस का दोहराव कैसे होगा? प्रयास जैसे बैच से। बहुत ही शानदार बैच है, मॉडल आंसर से लेकर के कॉपी वैल्यूएशन सब कुछ यहाँ पर बहुत ही शानदार और बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से कराई जाती है। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और देखिए, अब कुछ बातें समझना, यहाँ पर मैं आपको 2 कोड दे रहा हूँ जिन कोड का प्रयोग आप लोग अपने आंसर में कर सकते हो, ठीक है, अगर एथिक्स में ये प्रश्न पूछता है तो। पहला कोड क्या है? अरस्तु का एक कोड है, ध्यान दीजिएगा, अरिस्टोटल का कोड है। कोड क्या कह रहा है कि यदि आजादी और समानता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, मुख्यतः प्रजातंत्र में पाई जानी है, तो वह तभी प्राप्त की जा सकती है यदि सभी लोग समान रूप से सरकार में अधिकतम हिस्सा लें। If liberty and equality as is thought by some are chiefly to be found in the democracy,
they will be best attained when all persons alike share in the government to the utmost। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। अगर एथिक्स में ट्रांसपेरेंसी पर प्रश्न आता है तो आप इस कोट को कोट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक कोट और है, मैंने एक जगह कोट पढ़ा था, मैं बस ढूंढ ले रहा हूं, आप लोगों को 1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैंने एक कोट पढ़ा था, उस कोट का भी आप लोग यूज करना। 1 मिनट, मैंने नोट किया था, बस मुझे लग रहा है यहाँ पर मैं उसको ऐड करना भूल गया। ठीक है, तो वो कोड भी आप लोग अपने आंसर में यूज करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इस पर काम करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, कोट है क्या, मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, जब पीडीएफ शेयर करूंगा। तो जस्टिस पीएन भगवती का कोट, ठीक है, कि वेयर अ सोसाइटी हैज चूजन टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी एज इट्स क्रीडल फेथ, इट इज एलिमेंट्री दैट द सिटीजन ought टू नो व्हाट देयर गवर्नमेंट इज डूइंग। मतलब कि अगर किसी समाज ने अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी जैसे सिस्टम को चुना है तो ये बहुत आवश्यक है कि जो उसके नागरिक है वो ये बात को जाने कि सरकार क्या कर रही है। और सरकार क्या कर रही है हम कैसे जानेंगे, आरटीआई जैसे प्रावधान के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो ये जो कोट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप लोग अपने आंसर में शामिल करो, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे एथिक्स में अगर ऐसे कोटेशंस का यूज करते हो तो। और एथिक्स की जब भी हम लोग आंसर राइटिंग करें, या फिर प्रयास बैच के अंतर्गत या फिर मींस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, दोनों ही जगह बहुत अच्छे तरीके से चीजें चलाई जा रही है। ठीक है, जहाँ पर कोटेशंस एग्जांपल्स का यूज किया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको भी अपने आंसर में शामिल करने चाहिए। मैं यहाँ पर भी इसको शेयर कर दे रहा हूँ, इस पीडीएफ में मैं डाल दूंगा आप लोगों को। ये पीपीटी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जहां से आप इसका प्रॉपर यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, आ दे रहा हूँ अगर आपको, ये है। ठीक है, where a society has chosen to accept democracy as its creedal faith, it is elementary that the citizen ought to know what their government is doing। जस्टिस पीएन भगवती का एक स्टेटमेंट है। आप ये सारे स्टेटमेंट कोड कर सकते हो अपने आंसर में। जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किया वो सारे पॉइंट्स कोड कर सकते हो। मैंने रस्तों का जो कोड किया उसको भी आप लोग अपने ट्रांसपेरेंसी के टॉपिक में यूज कर सकते हो, तभी जाकर के आपके नंबर बढ़ेंगे। देखो, आरटीआई के संदर्भ में आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, लेकिन जो जो पॉइंट आज हमने डिस्कस किया, जैसे सेकंड ईआरसी रिपोर्ट को कैसे कोड करना है, कहां पर कोड करना है, कंक्लूजन बताओ ना कि सेकंड ईआरसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, एकदम अच्छे से बताओ। समाधान पूछा यार, आप समाधान सेकंड ईआरसी रिपोर्ट को कोड करके बताओ। कुछ कुछ सजेशन आप अपने मन से दो, कुछ सजेशन सेकंड ईआरसी कोड करके बताओ। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर मिलेंगे। चलिए, आंसर राइटिंग आप लोग करिए। कोई भी अगर अन्य समस्या आती है मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर के, आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 बैच हमारे मेंस को लेकर चल रहे हैं, एक प्रयास डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम और एक मेंस की टेस्ट सीरीज। बेझिझक और बिना डाउट किए दोनों बैच आप लोग ज्वाइन करिए। उसकी क्वालिटी मेंटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है। हम लोग उसका निपटान करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।